हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 8 है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी यदि नहीं भी देखा होगा तो इस वाले लेक्चर में थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो नहीं भी देखा होगा तो भी यहाँ से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो आज का जो हमारा जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें 3-4 चीज़ों में हम यहाँ फोकस करेंगे। सबसे पहले रमन इफेक्ट क्या होता है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइन प्राप्त होती है स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या होती है, और उसके बाद फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे रमन स्पेक्ट्रम का, कि रमन स्पेक्ट्रम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जो रमन इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है उन दोनों में क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है उसको यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में, वो है रमन इफेक्ट का उपयोग। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं रमन में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें यहाँ तक बेसिक इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग के बाद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगा रमन प्रभाव, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, रमन इफेक्ट। ठीक है, या तो रमन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन। उसके बाद इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद कंपेयर करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट से, कॉम्पटन इफेक्ट कंपेयर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इसका देख लेंगे एप्लीकेशन, क्या क्या उपयोग है रमन इफेक्ट के या रमन प्रभाव के, उसको देख लेंगे। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एकदम इजी सा टॉपिक है, बढ़िया सा टॉपिक, और इसको अच्छे से समझते जाते हैं फिर पूरा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रमन प्रभाव क्या है, रमन इफेक्ट क्या है। तो देखो रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एक वर्णी प्रकाश हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ठीक है, उसको किसी पारदर्शी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनसे गुजारा जाता है, तो वो जो प्रकाश जो हम लोग जिसको गुजार रहे हैं, वो जो प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित हो जाता है मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ से लाइट यहाँ से गुजारे, यहाँ पे कोई सामने में एक हम लोग पारदर्शी माध्यम रख दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिए, तो जो प्रकाश जो आ रही है उसका लाइट जो दूसरे साइड निकलेगा तो कुछ कम हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो ये जो प्रभाव रहता है इसको रमन प्रभाव बोलते हैं। और जो रमन प्रभाव की खोज प्रोफेसर जो भारत के हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर सीवी रमन थे उन्होंने किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है रमन प्रभाव, और 1928 में इसका खोज किया गया था। तो देखो इसमें क्या होता है, जब लाइट को किसी पारदर्शी माध्यम से जब उसको गुजारेंगे तो कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है, और जब उसको स्पेक्ट्रम निकालते हैं, जो प्रकीर्णन जो हुआ है लाइट उसका हम लोग स्पेक्ट्रम निकालेंगे, तो टोटल 3 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, लाइन के बारे में बता देता हूँ। जो 3 प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, वो पहला जो होती है उसको बोलते हैं तीव्र रेखा, या इसको बोलते हैं रेले लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला लाइन प्राप्त होती है। ये जो पहला लाइन जो प्राप्त हो रही है, इसके ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। और जितने ही दूरी पर तीव्र रेखा से जितने ही दूरी पर स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है, उतने ही सेम दूरी पर राइट साइड में एक और रेखा प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रमन इफेक्ट होता है उसमें टोटल 3 प्रकार की स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है। सबसे पहला तीव्र रेखा या फंडामेंटल लाइन भी बोल सकते हो, इसको रेले लाइन भी बोल सकते हो, और उसके बाद लेफ्ट साइड में स्टोक्स लाइन और राइट साइड में एंटी स्टोक्स लाइन। अब ये जो 3 रेखा प्राप्त हो रही है, इनका कुछ कुछ क्वालिटी होता है। क्या क्वालिटी होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तीव्रता के बारे में। तो तीव्रता कैसी होती है, तो तीव्रता को ऐसे बोल सकते हो कि जो भी हम लोग मान लो, देखो होता क्या है, यहाँ से हम लोग कोई एक सोर्स है समझ लो, ठीक है, इसमें से कोई एक वर्णी लाइट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। एक वर्णी मतलब
ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ से निकलेगा स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो लाइन प्राप्त होगी वो ये लाइन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट, इसकी तीव्रता जितनी होगी सेम उतनी ही तीव्रता की हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होती है, तीव्र रेखा प्राप्त होती है। मतलब जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है उतनी ही तीव्रता की जो तीव्र रेखा या रैले लाइन बोल सकते हो इसको, रैले लाइन, ठीक। तो जो रैले लाइन होती है इसकी तीव्रता जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है उतने ही बराबर में होती है। और जो स्टोक्स लाइन होती है इसकी तीव्रता जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है उससे कुछ कम होती है। उसी प्रकार जो एंटी स्टोक्स लाइन जो प्राप्त होती है जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उससे क्या होगी, कम होगी। ये तीव्रता के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जितना आपतित प्रकाश की तीव्रता है, जो भी हम लोग एक वर्णीय प्रकाश वहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी जो तीव्रता है उतना तीव्रता तीव्र रेखा की होगी। और स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन इन दोनों की तीव्रता क्या होगी, कम होती है। तो तीव्रता समझ में आ गया, क्या होगी इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कम होती है। और जो रैले लाइन होता है इसकी तीव्रता, ये जो इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट उसकी तीव्रता के बराबर होती है। ये तीव्रता के बारे में हो गया। दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं आवृत्ति के बारे में या फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखो आवृत्ति कैसे होती है, तो जो भी इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग लाइट, उस लाइट की आवृत्ति उतने ही बराबर की जो रैले लाइन की आवृत्ति होती है उतने ही बराबर की होती है। मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति और रैले लाइन की आवृत्ति दोनों क्या होती है, लगभग बराबर होती है। और जो आपतित प्रकाश की जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है और जो स्टोक्स लाइन की जो आवृत्ति है ये बहुत कम होती है, इससे कम होगी। जितना हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं उससे कम आवृत्ति की स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है, और जितना इंसिडेंट करा रहे हैं उससे अधिक आवृत्ति की हमें एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है। मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। और इसकी आवृत्ति जितना हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं उतना ही क्या होगी, इसके बराबर होगी। समझ में आया। मतलब ये बोल सकते हो कंक्लूजन में, रैले लाइन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तीव्रता दोनों क्या होगी, जो इंसिडेंट करा रहे हैं उसी के बराबर ही होती है। लेकिन जो स्टोक्स लाइन होती है इसकी आवृत्ति कम होती है, जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, तो जो इंसिडेंट करा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने इंसिडेंट करा रहे हैं उससे कम होगी और उससे ज़्यादा होगी। ये आवृत्ति के बारे में। तीव्रता के बारे में बात करेंगे तो तीव्रता क्या होगी, जितने इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी तीव्रता से ये कम होती है और एंटी स्टोक्स भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगा, ये बोल सकते हो देखो अब यहाँ पे स्टोक्स लाइन में जो आवृत्ति है वो कम हो रही है, एंटी स्टोक्स लाइन में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये बात कंक्लूजन बोल सकते हो कि जो स्टोक्स लाइन की आवृत्ति है, स्टोक्स लाइन की जो आवृत्ति होती है, स्टोक्स लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या होगी, ज़्यादा होगी एंटी स्टोक्स लाइन के, सॉरी कम होगी, क्या होगी, कम होगी एंटी स्टोक्स लाइन के। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्रभाव है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये जो स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक्स लाइन और जो रैले लाइन, ये जो रेखाएं प्राप्त हो रही है इसी को बोलते हैं रमन रेखा। क्या बोलते हैं, रमन रेखा या रमन लाइन। जो तीन लाइन प्राप्त हो रही है ना, स्टोक्स लाइन बोल सकते हो या स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रैले लाइन, जो तीन लाइन प्राप्त हो रही है इसी को बोलते हैं रमन लाइन। और ये जो पूरा प्रभाव है कि जो एक वर्णीय प्रकाश है उससे किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकीर्णित हुआ तो जो तीन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, इसको ये जो प्रभाव है इसको बोलते हैं रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा रमन इफेक्ट था, जहाँ एकदम ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। एक बार कंक्लूड कर देते हैं क्या हो जाएगा। जब भी कोई एक वर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस, इससे जब आपतित होगी तो कुछ प्रकाश क्या होने लगता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और टोटल तीन प्रकार के वहाँ पे हमें लाइन प्राप्त होती है, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रैले लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे रैले लाइन, तीन स्टोक्स लाइन तो प्राप्त हो गया, तीन लाइन तो प्राप्त हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा कि जो लाइन प्राप्त हो रही है इसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो हम लोग तीव्रता और आवृत्ति दोनों के बारे में बता सकते हैं। तीव्रता क्या हो जाएगी, जो रैले लाइन होती है उसकी तीव्रता बराबर होती है, और जो स्टोक्स लाइन होती है, एंटी स्टोक्स लाइन होती है, इसकी तीव्रता कम होती है।
इससे कम होती है जो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आवृत्ति के बारे में बोल सकते हैं, आवृत्ति क्या हो जाएगी, जो रैले लाइन की आवृत्ति है वो तो बराबर ही रहेगी जितना इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन जो स्टोक्स लाइन होती है इसकी जो आवृत्ति है ये कम होती है, और जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, जो इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट उससे। तो ये जो 3 लाइन प्राप्त जो हो रही है इसको बोलते हैं रमन लाइन, और जो पूरा प्रभाव है इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। और इसकी खोज किसने की थी, तो सन 1926 में डॉक्टर सीवी रमन ने, जो भारत के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब यदि मैं मान लूँ, देखो अब मैं मान लेता हूँ कि जो रैले लाइन है इसकी, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जो भी इंसिडेंट हम लोग करा रहे हैं लाइट, ठीक है, इसकी आवृत्ति मान लेते हैं न्यू है, ठीक है। जो भी लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी आवृत्ति हम लोग मान लेते हैं न्यू है। और ये जो रैले लाइन है, तो जितना इंसिडेंट करा रहे हैं उतने ही आवृत्ति की रैले लाइन प्राप्त होती है, तो इसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। और मैं क्या बोला कि जो स्टोक्स लाइन होती है इसकी आवृत्ति जो इंसिडेंट करा रहे हैं उससे कम होती है, मान लेते हैं कि उसका मान न्यू 1 है। और जो एंटी स्टोक्स लाइन है इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी न्यू से, तो मान लेते हैं कि उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू 2 है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यू से जो न्यू 1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डेल न्यू, ठीक है। तो मैं डेल न्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, चलो यहीं पे लिखते हैं, डेल न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका है न्यू, उससे कुछ कम हो जा रही है, कितना, न्यू 1 हो जा रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यू माइनस न्यू 1 इक्वल टू, और क्या लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा हो गई। अब एंटी स्टोक्स लाइन की तीव्रता ज़्यादा होती है जो इंसिडेंट करा रहे हैं उससे, या न्यू से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो जितना दूरी ये रहेगा ना उतना ही दूरी पे यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप है वो तो सेम होता है, सेम आवृत्ति का गैप होता है, ठीक है। मान लो जितना ये कम हो रही है इससे उतना ही ज़्यादा होगी, ये जो न्यू 2 का मान है उतना ही ज़्यादा होगी। तो मैं बताऊँ ये दोनों का जब गैप निकालूंगा तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यू 2 माइनस न्यू, मतलब जो डेल न्यू का मान है उसको मैं लिख सकता हूँ न्यू माइनस न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू। तो ये जो डेल न्यू है इसको बोलते हैं रमन विस्थापन। क्या बोलते हैं, रमन विस्थापन, या फिर इसको बोल सकते हो रमन शिफ्ट या रमन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रमन विस्थापन या रमन शिफ्ट। तो ये भी पूछ सकते हैं रमन शिफ्ट क्या होता है। तो जो स्टोक्स लाइन और जो रैले लाइन होता है उन दोनों के बीच में जो आवृत्ति में जो अंतराल होता है, या फिर जो रैले लाइन होता है और एंटी स्टोक्स लाइन होता है, उन दोनों के बीच में जो आवृत्ति में जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं रमन शिफ्ट। उसका मान क्या हो जाएगा, डेल न्यू इक्वल टू न्यू माइनस न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू। यहाँ पे बताना पड़ेगा न्यू क्या है, न्यू 1 क्या है, न्यू 2 क्या है। तो न्यू क्या है, रैले लाइन का आवृत्ति है, न्यू 1 क्या है, स्टोक्स लाइन की आवृत्ति है, न्यू 2 क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन की आवृत्ति है। तो ये हो गया पूरा रमन इफेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात और बोल सकते हो कि जो रमन जो इफेक्ट है ना, यहाँ पे जो डेल न्यू का जो मान आता है, मतलब जो आवृत्ति में जो अंतराल आता है, तो डेल न्यू का मान जो होता है लगभग 3 गुणा 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 14 हर्ट्ज तक का आता है। 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 12 से 1 मिनट एक बार, हाँ ठीक है, 3 गुणा 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 4 हर्ट्ज तक, सॉरी ये 14 है ना, 10 की घात 14 हर्ट्ज तक आता है। ये रमन विस्थापन, रमन शिफ्ट का मान आता है। तो ये जो आ रहा है आवृत्ति का जो मान आ रहा है, डेल न्यू का मान आ रहा है, ये किस में आता है, तो ये जो होता है अवरक्त क्षेत्र में आता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अवरक्त क्षेत्र में आता है। अवरक्त क्षेत्र मतलब इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में आता है। और हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है और जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है वो भी क्या होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में ही आता है, ऐसा बोल सकते हो। थोड़ा सा अंतर रहता है उसमें। जो रोटेशनल होता है वो क्या होता है, वो दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, याद होगा पहले पढ़ चुके हैं, दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है। और जो वाइब्रेशनल होता है वो भी क्या होता है, वो पास अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रमन इफेक्ट होता है ये भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है। मतलब ये जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल होता है उसी के ही संगत में हमें क्या प्राप्त होता है, रमन लाइन प्राप्त होता है या रमन इफेक्ट प्राप्त होता है। मतलब वो साथ साथ में ही होते हैं, ठीक है, एक ही रीजन में वहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया रमन इफेक्ट। थोड़ा सा देख लिए क्या क्या होता है। अब क्या करेंगे,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं पड़ेगा, ये जो हम लोग पॉइंट बोले हैं इसी को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। उसको पॉइंट वाइज में लिख देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा उसमें होता है और ये लाइन प्राप्त होता है, इसकी तीव्रता इतनी होती है, इसकी इंटेंसिटी इतनी होती है, इन दोनों के बीच में रमन डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, जो कौन सा अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है इसके बारे में बोल देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, रमन इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट वाइज में बता देता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा सीधा से, ठीक है। तो मूव करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो मैं हेडिंग डालता हूं कैरेक्टरिस्टिक, या इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मालूम है, रमन इफेक्ट में टोटल 3 प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, तीव्र रेखा, स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। ध्यान रखना ये जो लाइन का जो डिस्टेंस है ये मैं कम बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बोल सकते हो कि जो रमन इफेक्ट में जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है, तीव्र रेखा से दोनों सममित दूरी में प्राप्त होती है। सममित दूरी में प्राप्त होती है मतलब इक्वी डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ से जितनी दूरी इसका मान है सेम यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी है इसका मान समान होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन इक्वी डिस्टेंस होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन रेले लाइन से इक्वी डिस्टेंस होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या बोल सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टीज ये बोल सकते हो कि जो स्टोक्स लाइन की जो आवृत्ति होती है और जो एंटी स्टोक्स लाइन की, या फिर ऐसा बोल सकते हो, चलो इसको पहले बोल दो, ये हम लोग क्या है, रेले लाइन है, ये स्टोक्स लाइन है और ये एंटी स्टोक्स लाइन है, ठीक है। तो जो रेले लाइन की जो आवृत्ति होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, समझ में आया। रेले लाइन की जो आवृत्ति होती है, तो मैं इसको थोड़ा सिंबॉलिक रूप में लिख देता हूँ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, रेले लाइन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है या बराबर होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो कि जो स्टोक्स लाइन होती है और जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है, इसकी आवृत्ति जो इंसिडेंट लाइट है उसकी आवृत्ति से क्या होगी, वो कम और ज़्यादा होती है। मतलब स्टोक्स लाइन की आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और जो एंटी स्टोक्स लाइन की आवृत्ति है वो ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टोक्स लाइन की आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए कम होगी और इसके लिए ज़्यादा होगी। मतलब इसके लिए स्टोक्स के लिए कम होती है और एंटी स्टोक्स के लिए ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट लिख दिया मैं, पूरा सब लाइन को नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सिंबॉलिक रूप में लिख दे रहा हूँ, आप लोग को याद हो जाए ताकि। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी, अब तीव्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तीव्रता क्या हो जाएगी, जो रेले लाइन की तीव्रता होती है इंसिडेंट लाइट के तीव्रता के इक्वल होती है, ठीक है। तो जो रेले लाइन की जो तीव्रता होगी वो जितना इंसिडेंट कराएंगे उतना ही तीव्रता की प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेले लाइन की जो इंटेंसिटी है, रेले लाइन इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बोल सकते हो, अभी तो रेले लाइन के बारे में बोल दिए, स्टोक्स एंटी स्टोक्स के बारे में भी बोल देते हैं, उनकी तीव्रता में क्या परिवर्तन आता है। तो जितने तीव्रता की इंसिडेंट लाइट हो रही है उससे कम की स्टोक्स लाइन प्राप्त होगी और उसी से कम क्या होगी, एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होगी। मतलब स्टोक्स और एंटी स्टोक्स की जो तीव्रता होती है इंसिडेंट लाइट की तीव्रता से कम होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स
कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी को मैं आई से लिख देता हूँ, ठीक है, या इंटेंसिटी ऐसा लिख दो, ये क्या होगी, कम होगी किसके बराबर से, जो इंसिडेंट करा रहे हैं उससे, इंसिडेंट लाइट से, ठीक। छठा पॉइंट क्या बोल सकते हो, छठा पॉइंट ये बोल सकते हो, देखो अब इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये बन सकता है कि स्टोक्स लाइन की आवृत्ति एंटी स्टोक्स लाइन की आवृत्ति से कम होती है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टोक्स लाइन की आवृत्ति, स्टोक्स लाइन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक्स लाइन के फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन गया। इसके बाद क्या बोल सकते हो और आगे नेक्स्ट ये बोल सकते हो कि जो रैले लाइन होता है वो रैले लाइन के लेफ्ट साइड में जो स्टोक्स लाइन प्राप्त होता है वो जितनी दूरी पर प्राप्त होता है, जो एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होता है सेम दूरी पर प्राप्त होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। और ये जो दूरी होता है या ये जो आवृत्ति होता है, इसमें जो अंतर होता है उसको बोलते हैं रमन शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रैले लाइन एंड स्टोक्स लाइन और रैले लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन इज कॉल्ड रमन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो डेल न्यू का मान होगा वो क्या होगा, न्यू माइनस न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन इसको वर्बली बता दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो मान आ रहा है ना इसका बारे में बात कर रहे हैं, ये डेल न्यू हो गया, ये भी डेल न्यू हो गया। तो ये ऐसा होता है। आठवां पॉइंट क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ये इंक्लूड कर सकते हो जो हम लोग जो रमन प्रभाव जो पढ़ा रहे थे वहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। क्या इंक्लूड कर सकते हो कि जो डेल न्यू का मान है, ये डेल न्यू का जो मान है या फिर जो रमन शिफ्ट का मान है, रमन डिस्प्लेसमेंट का मान है, ये हम लोग जितना लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो वहाँ पे हम लोग पारदर्शी माध्यम रख रहे हैं या जो भी हम लोग वहाँ पे प्रकीर्णन पदार्थ रख रहे हैं उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब जो डेल न्यू का मान है या जो रमन प्रभाव होता है वो लाक्षणिक गुण होता है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है। मतलब हर एक पदार्थ के लिए, हर एक अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग डेल न्यू का मान आएगा। मान लो हम लोग वहाँ पे ठोस में कुछ पदार्थ रख देते हैं, कुछ पारदर्शी माध्यम रखेंगे तो उसके लिए रमन जो रेखाएं प्राप्त होगी वो ऐसा प्राप्त होती है। मान लो उसके जगह हमें कुछ दूसरा वस्तु रख देंगे, दूसरा पारदर्शी माध्यम रख देंगे तो उसके लिए जो रमन लाइन प्राप्त होंगी वो सेम नहीं होती, वो दूसरा प्राप्त होगी। मान लो कोई तीसरा वस्तु वहाँ पर रख देंगे तो उसके लिए जो रमन लाइन प्राप्त होंगी वो फिर से अलग प्राप्त होंगी। मतलब हर एक वस्तु के लिए क्या होता है, रमन जो प्रभाव होता है, रमन लाइन होता है वो अलग अलग शो करता है। मतलब कि जो रमन इफेक्ट होता है या जो डेल न्यू का मान होता है, रमन शिफ्ट होता है, वो हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। मतलब वो लाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। अभी लाक्षणिक गुण होता है ऐसा बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है। तो ये बोल सकते हो डेल न्यू क्या होता है, डेल न्यू ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो जो डेल न्यू का मान होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ये टोटल हो गया हम लोग का 8 पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक हो गया ऑफ रमन इफेक्ट। एक दो पॉइंट और जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो कि जो डेल न्यू का मान होता है वो किस रीजन में प्राप्त होता है, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, दूर अवरक्त या पास अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, ये भी बोल सकते हो। और एक आध पॉइंट और ये बोल सकते हो कि जो स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी होती है वो एंटी स्टोक्स लाइन के इंटेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी तो बराबर ही होगी जो भी इंसिडेंट करा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी मतलब कंपेयर करना ना, जो इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी से कम होगी, ये भी कम होगी। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। यहाँ पे लाइन भी दिख रहा होगा, ये मैं बड़ा इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो आपतित हो रही है उसकी इंटेंसिटी के बराबर हो रही है और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो रही है जो आपतित हो रही है उससे, और इसकी इंटेंसिटी और कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट से, उसको क्या करेंगे थोड़ा कंपेयर करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग ने
मैंने तो भी नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है फिर, और तो उसमें जैसे जैसे प्राप्त होता है ये भी कुछ उसी प्रकार का स्कीम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाकर मैं उसको थोड़ा बताता हूँ। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। देखो कॉम्पटन इफेक्ट में भी क्या होता है, सेम हम लोग यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, और लाइट जो इंसिडेंट कराएंगे उसको किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या फिर इसको बम्बार्डमेंट करवाते हैं। अब यहाँ से जैसे लाइट गया, आपतित प्रकाश गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो यहाँ पे दो प्रकार के कंडीशन बनता है। पहला, जो लाइट जो ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ये इस डायरेक्शन में चले जाता है, इसको बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश बोल सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस डायरेक्शन में आगे निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन रहेगा यहाँ से, अब देखो दो प्रकार के कोण बनता है। ये क्या हो गया अपना आपतित प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश। थोड़ा सा बता देते हैं इसको ताकि दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो समझ में आए कि दोनों होता क्या है। आपतित प्रकाश, इसको बोलेंगे प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित, अब प्रकीर्णित कैसे लिखते हैं देख लेना। प्रकीर्णित ऐसे लिखते हैं क्या, प्रकीर्णन ऐसे लिखते हैं ना, तो देख लेना जैसे भी लिखते हैं प्रकीर्णित प्रकाश। यहाँ से जो कोण बनता है इसको बोलते हैं थीटा, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है इसको प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बता दिए कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। अब देखो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किससे, रमन प्रभाव से। तो पहला पॉइंट ये बोल सकते हो कि जो रमन प्रभाव होता है ये किस रीजन में प्राप्त होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में भी पास अवरक्त क्षेत्र या दूर अवरक्त क्षेत्र, इसमें प्राप्त होता है। मैं क्या बोला, जो रमन इफेक्ट होता है, रमन इफेक्ट ये किस रीजन में प्राप्त होता है, तो इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। अभी हमने बताया था इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। बट जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है ये किस रीजन में प्राप्त होता है, तो ये जो रीजन होता है ये एक्स किरण रीजन में प्राप्त होता है, ये इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो एक्स किरण रीजन में प्राप्त होता है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी छोटी होती है ऐसा बोल सकते हो, या जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये किस रीजन में प्राप्त होता है, एक्स किरण रीजन में प्राप्त होता है। तो ये पहला, दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, जो रमन प्रभाव होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हमने बताया रमन प्रभाव में क्या होता है, दो रेखाएं प्राप्त होती है, एक स्टोक्स लाइन दूसरा एंटी स्टोक्स लाइन, और उन दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है, जो इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग लाइट उसके इंटेंसिटी से कम होगी, और जो एंटी स्टोक्स लाइन होगी उसकी ज़्यादा होगी। मतलब कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट में होता है, ये कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, यहाँ से इंसिडेंट कराए लाइट, यहाँ से क्या हो गया, प्रकीर्णित निकल गया, मतलब उधर चले गया। तो ये जो यहाँ पे प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी इंटेंसिटी सदैव जो आपतित प्रकाश है इसकी इंटेंसिटी से हमेशा कम होती है। समझ में आया, उसमें दोनों हो सकती है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। स्टोक्स की कम होगी, एंटी स्टोक्स की ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इससे हमेशा कम होती है। कम क्यों होती है भाई, देखो यहाँ से आप टकराया तो ये कुछ भाग को ना अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसको अगले पॉइंट में भी देखेंगे, कुछ भाग को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और इधर कम हो जाती है। तो ये बात बोल सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, रमन इफेक्ट में, रमन इफेक्ट को मैं RE से लिख रहा हूँ। ठीक है, रमन इफेक्ट में क्या होगा, ये जो आवृत्ति का मान है वो कम भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होती है, कम होगी। ठीक, तो ये पॉइंट बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, जो रमन इफेक्ट होता है या रमन प्रभाव होता है, इनमें जो डेल न्यू का मान है, डेल न्यू का मान है, आवृत्ति में जो अंतराल होता है वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो जो प्रकीर्णक पदार्थ हम लोग रख रहे हैं बीच में, यहाँ से लाइट आया, ये रमन की बात करो है ना, ये यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे प्रकीर्णक पदार्थ रखे, फिर इधर अपने चले गया। तो ये जो प्रकीर्णक पदार्थ रख रहे हैं इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग दूसरा रखेंगे तो दूसरा वहाँ पे लाइन प्राप्त होगा, तीसरा रखेंगे तो तीसरा लाइन प्राप्त होगा, तो इसके मान पर निर्भर करती है। लेकिन जो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट होता है ये क्या करती है, ये
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करती। ये जो आपतित प्रकाश हो रही है इसके मान पर डिपेंड करती है। नहीं, इसके मान पर तो डिपेंड करेगी, साथ में यहाँ पे जो फाई का मान है ना, ये प्रकीर्णन कोण, इसके मान पर भी डिपेंड करती है। एक्चुअली में होता क्या है, रमन इफेक्ट जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला आता है ना, या जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आता है वो कैसे आता है, इसमें लेमडा माइनस या लेमडा, देखो अब ये डेल, हम लोग यहाँ पे रमन इफेक्ट में डेल न्यू के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करके लेमडा के बारे में, लेमडा में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जो न्यू में अंतर है, लेमडा में अंतर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लेमडा में जो अंतर आता है वो क्या आता है, H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आता है। मतलब किस पर डिपेंड करती है, ये थीटा पर डिपेंड करती है, सॉरी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण। तो जो डेल लेमडा का मान है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल लेमडा लिख सकता हूँ। तो डेल लेमडा का मान है, या फिर जो तरंग दैर्घ्य में जो अंतर है, तरंग दैर्घ्य विस्थापन, उसका मान किस पर डिपेंड कर रही है, लेमडा थीटा पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसमें कोई थीटा वीटा पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है, प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो ये एक पॉइंट बोल सकते हैं। रमन इफेक्ट में क्या होता है, प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करेगी। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है इसमें क्या होती है, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करती है, प्रकीर्णन कोण डिपेंड करती है। तो डेल लेमडा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य विस्थापन या तो फिर आवृत्ति विस्थापन भी बोल सकते हो, प्रकीर्णन कोण पर थीटा पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट बोल सकते हो। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, रमन इफेक्ट में होता क्या है, लाइट यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया, फिर आगे निकल गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया गया इस प्रकीर्णिक जो पदार्थ है वहाँ पे, या फिर ये जो यहाँ पे पदार्थ है ना, हम लोग बोले ना कि पारदर्शी माध्यम रखा जाता है, तो इसमें क्या होगा, कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से फिर आगे निकल जाता है। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराए, तो यहाँ पे जो लाइट का जो एनर्जी है वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे साइड जो लाइट निकलती है उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है, यहाँ से जो एनर्जी रहेगी उससे थोड़ा सा कम हो जाती है। और वो एनर्जी जाती कहाँ है, तो वो जो एनर्जी होती है ना, ये टकराएगा, तो टकराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी इसके साथ साथ फिर इधर निकल जाती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पास चले जाती है एनर्जी। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसिडेंट कराया लाइट, तो ये जो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे ये जो पदार्थ रखा हुआ है ये अवशोषित कर लेती है, और यहाँ से फिर थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाती है। तो ये दोनों समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है इसलिए यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे जो प्रकीर्णक पदार्थ है ये यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी का मान कम हो जाता है। तो ठीक है, इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से समझा दिया दोनों के डायग्राम से। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, कॉम्पटन इफेक्ट से कंपेयर कर दिए दोनों में क्या क्या अंतर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो बच गया उसको देख लेते हैं एक बार, एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है रमन इफेक्ट के, तो बहुत ही सिंपल सा है। XRD के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो भी आप लोग जब PhD वगैरह करोगे तो उसमें XRD निकालना रहता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है, तो वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देता हूँ देख के बुक से। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है एप्लीकेशन के बारे में, क्या बताऊँ मैं। एप्लीकेशन में होता क्या है, जो रमन इफेक्ट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, अणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे कोई भी अपना मान लो यहाँ पे जो हम लोग प्रकीर्णक पदार्थ रख रहे थे, यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे थे लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब से जो भी पदार्थ रख रहे हैं तो इसके बारे में हमको जानना है कि क्या क्वालिटी रखता है, या इसमें क्या क्या जो ये अणु है यहाँ पे उसमें क्या क्या रेखाएं प्राप्त हो रही है, ठीक है, घूर्णन रेखाएं प्राप्त हो रही है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रही है, वो सब जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे रमन इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नहीं है। और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ज्ञात करने के लिए इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, और XRD में इसका यूज़ किया जाता है रमन इफेक्ट का, ठीक है।
एक्स रे डिफ्रैक्शन वगैरह निकालने के लिए। तो ये हो गया बेसिक सा टॉपिक। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो रहेगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है उसमें कैसे कैसे क्या उसका ऑपरेटर्स होता है, क्या क्या उसका वर्किंग फंक्शन होता है, उसको देख लेंगे। बाकी ये टॉपिक हो गया, इसमें 4 चीज़ हम लोग कवर कर लिए। स्टोक्स एंटीन स्टोक्स लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पटन इफेक्ट कंपेयर कर लिए और एप्लीकेशन देख लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।